हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर 4 के, जो कि बेस्ड है लेक्चर 5.5 पर। तो आई होप आपने इसके डीपीपी के क्वेश्चंस एक बार ट्राई जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि तभी आपको वो चीज का फायदा हो पाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है आपको, अच्छा हाँ, एक और, जब हम डिस्कशन कर रहे हो ना, तो आप अपने पास फोन में या कहीं पर भी आप डीपीपी को सामने जरूर रखा कीजिए, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है, एन इंसिडेंट रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स बैक। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक जो आपको अगर मिरर दिया हुआ है इस तरीके से, आंसर 1 की मैं बात कर रहा हूं, एक कनकेव मिरर अगर दिया हुआ है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इससे अगर कोई रे इस तरह से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे इस तरह से पास हो रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं वो नॉर्मल के थ्रू करते हैं। और जो नॉर्मल होता है ना, वो इस पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो बेसिकली यहाँ पर जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल इसी जगह पर आ जाएगा, है ना। ये जो नॉर्मल एक मिनट यहाँ पर बनेगा, ये नॉर्मल इसी जगह पर बन जाएगा। तो 0 डिग्री पर ये आई और 0 डिग्री पर ही चली जाएगी। मान लीजिए अगर कहीं और किसी और एंगल पर आ रही होती, या पैरेलल या किसी और जगह पर आ रही होती, फिर टर्न हो जाती। और ये चीज आपको लेक्चर में समझाई भी होगी सर ने, कि भाई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी पाथ पर वो वापस रिटर्न हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी, अलोंग द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ये तो हो नहीं सकता, अलोंग द ऐसे तो जा नहीं सकती। बी अलोंग द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल, तो ये बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब अगर रिफ्लेक्ट हो रही है कोई भी रे, पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी? ऑब्वियस सी बात है, वो फोकस से पास होगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोकस। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, an object is placed between focus and center of curvature in front of concave mirror, then mirror image will be. An object is placed between focus and center of curvature. Focus और center of curvature के बीच में रखा गया है, of concave mirror then image will be. अब देखो, ये बोल रहा है कि इस तरीके से है और फोकस, ये फोकस है, ये पोल होता ही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है हमने, तो इसकी इमेज कैसी होगी? तो इसकी इमेज जो है, सबसे पहली बात तो आपने ये लेक्चर 5.5 में भी डिस्कस किया होगा कि इसकी जो इमेज बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच होता है, तो इसकी इमेज जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है और रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। अगर कोई इमेज रियल है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड ही बनेगी। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर कोई इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड किसके रेस्पेक्ट में होता है? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में होता है। ये चीज ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो और इमेज ऐसी बन रही है तो इसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है, नीचे की तरफ है, और इमेज ऐसी बन रही तो भी ये इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसी, तो ये इरेक्ट होगी। ये चीज याद रखना, जो हम ये इन्वर्टेड और इरेक्ट बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो यहां पर देखो, और एनलार्ज भी होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट दो ऑप्शन जो ए और बी दिया है, उसमें इन्वर्टेड दिया हुआ, सी और डी में इरेक्ट है। इसका मतलब सी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे, वो तो चेक ही नहीं करना। अब इन्वर्टेड में रियल भी दिया हुआ है, हाँ भाई सही है, दोनों रियल भी होती है। अब बात आती है डिमिनिश और एनलार्ज की। तो डिमिनिश होगी या एनलार्ज होगी? तो यहाँ पर बेसिकली एनलार्ज होगी। अब एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, एनलार्ज का हमें कैसे पता लग जाता है कि एनलार्ज होगी या नहीं होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत महा इजी चीज है।
कैसे पता लगा लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ये जो है सी से आगे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, सेंटर अगर आगे का मतलब इस वाले पोर्शन में पी और सी के बीच में, मतलब इस तरफ रखा हुआ है, तो इमेज हमेशा एनलार्ज होगी। ये चीज ध्यान रखना, उल्टी होगी सीधी होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर सी के आगे कहीं पर भी रखी हुई ऑब्जेक्ट सी के इस तरफ यहां हो यहां हो यहां हो यहां कहीं पे भी रखा हुआ हो तो इमेज उसकी हमेशा एनलार्ज ही बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ, इस जगह पर कहीं पे रखा हो, सी के पीछे कहीं पे भी, इसके पीछे जब बोल रहा हूं ना इसका मतलब इस तरफ, सी के पीछे इधर कहीं पे भी रखा है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो हमेशा डिमिनिश बनेगी। ये छोटी सी ट्रिक याद रखना, इससे आपको कभी भी डिमिनिश और एनलार्ज में दिक्कत नहीं आएगी। सी के इस तरफ है तो एनलार्ज, इमेज एनलार्ज, और सी के इस तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट सी के इस तरफ है, ध्यान से समझना, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख के मैं इमेज एनलार्ज होगी या डिमिनिश होगी वो बता रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट अगर सी के इस तरफ है तो इमेज जो होगी वो एनलार्ज होगी, और ऑब्जेक्ट सी के इस तरफ है तो इमेज डिमिनिश होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर कहां है, इस जगह पर है, तो इमेज एनलार्ज हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है भाई, देखते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू कनकेव मिरर इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, तो ऑब्जेक्ट भी कहां होगा, ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना। क्या क्वेश्चन बना दिया है ना, बहुत इजी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत आसान। बी दिया हुआ बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो टिक ही नहीं करना है हमें, बहुत आसान सा है क्वेश्चन, तो हम इसको तो टिक ही नहीं करेंगे। बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आसान सा ऑप्शन हो जाएगा ए। इसको डिस्कस करने की आई थिंक जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लेक्चर में भी देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो अब कन्वेक्स मिरर आती है, आपको अलर्ट हो जाना है। कन्वेक्स मिरर देन पोजीशन ऑफ इमेज विल बी, कन्वेक्स मिरर के सामने, कन्वेक्स मिरर जो है इस तरह से होता है, इसके सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, ठीक है, कहीं पर भी रख दोगे, किसी भी जगह पर रख दो आप, किसी भी जगह पर, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी और डिमिनिश बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल कैसे बन रही है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है। जो भी इमेज वर्चुअल होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। अगर कोई इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है इसका मतलब वो डेफिनेटली वर्चुअल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पोजीशन पूछा गया है, तो पोजीशन दी हुई ए में दिया हुआ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी दिया हुआ बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ये जो डायग्राम वाला जो मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 5 था जिसका आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी होती है, फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स मिरर की क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका डी ऑप्शन यहां पर बन जाएगा। आंसर नंबर हो गया 7। तो आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 7 देखते हैं। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज, देखो अभी डिस्कस किया है इमेज फॉर्म बाय। क्वेश्चन नंबर 5 में पोजीशन पूछी है और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि इसके बारे में बताओ तुम। तो हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल और डिमिनिश बनती है। ठीक है, जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो इरेक्ट तो होगी, सही। तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड रियल। चलो डिमिनिश तो ठीक है लेकिन रियल गलत हो गया। बी ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, डिमिनिश भी है वर्चुअल भी सही है। और आगे भी चेक कर लेते हैं, मे बी एनलार्ज एंड वर्चुअल, तो एनलार्ज भी होगा और वर्चुअल तो ऐसा नहीं हो सकता, वर्चुअल तक तो चल रहा है, एनलार्ज नहीं हो सकता। मे बी डिमिनिश्ड एंड रियल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर बी ऑप्शन जब आ गया था तो आप सी और डी क्यों पढ़ रहे हो।
कई बार क्या होता है ना कि दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं और डी में, जैसे मान लो ए भी सही है, बी भी सही है, सी कुछ और ऑप्शन दिया और डी में बोल देगा बोथ ए एंड बी। अगर बाई चांस ऐसा आ जाता है तो हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए, या मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा है इसलिए एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, बढ़िया सा डायग्राम दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ये इमेज बताई गई है कि ये इमेज है भाई और ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर दो पॉइंट बताए गए हैं, एक ए और एक बी। अब इस ऑब्जेक्ट को, इस इमेज को देख के आपको एक छोटी सी चीज समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर इमेज एनलार्ज होती है, इमेज एनलार्ज तभी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा हो। मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इस जगह पर मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो इमेज एनलार्ज बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज डिमिनिश बनेगी, है ना। या उसको मैं उल्टा बोल सकता हूं कि अगर इमेज एनलार्ज है इट मींस ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ रखा होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा होगा, और अगर इमेज डिमिनिश्ड है तो पीछे रखा होगा। तो यहां पर इमेज को देख के मुझे बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होना चाहिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होना चाहिए। अब इसमें ये दो ए और बी पॉइंट है ना, इन्हीं के बारे में बोला गया। अब तुम खुद सोचो, अगर इनमें से ए पॉइंट, मैं ये बोल लेता हूं कि जो ए पॉइंट है, अच्छा एक और छोटी सी चीज, जो इमेज है ना वो उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है इसका मतलब इन्वर्टेड है और रियल है, तो इमेज रियल है। इमेज कैसी है? रियल है। तो रियल है तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि ए फोकल पॉइंट हो जाएगा। अगर ए फोकल पॉइंट है, इसका अगर मान लो मैं इसको फोकस मानता हूं और ये क्या हो जाएगा? पोल। तो फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज रियल नहीं होती है, उसकी इमेज कैसी आती है? वर्चुअल आ जाती है और बिहाइंड द मिरर आती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये यहां पर लेकिन इमेज तो रियल दी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, ए को बताया गया है ऑप्शन बी में सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है क्या? सोचो, अगर ए सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट जो है, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मानता हूं तो ये ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे तो इमेज लार्ज होनी चाहिए, एनलार्ज होनी चाहिए, रियल और इन्वर्टेड होनी चाहिए। बिल्कुल सही हो सकता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो सकता है। बी, इसके बाद सी ऑप्शन दिया है बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, अगर बी पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान रहा हूं तो उस हिसाब से तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो गया, तो इमेज छोटी होनी चाहिए जबकि इमेज बड़ी है। समझ गई बात? तो यहां पर इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा, बी जो है यहाँ ए पॉइंट ए जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और आंसर जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, रेज आ रही है, ये इंसिडेंट रेज है और ये कुछ रेज इस तरीके से, ये बॉक्स दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि बॉक्स में इंसिडेंट रेज आ रही है तो इस बॉक्स के अंदर कौन सा मिरर रखा होना चाहिए? रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है बॉक्स जो होगा वो अंदर मिरर ही होगा, तो कौन सा मिरर हो सकता है वो हमें बताना है। तो एक ऑप्शन क्या दिया? प्लेन मिरर। तो भाई देखो, प्लेन मिरर कभी भी डाइवर्ज या कन्वर्ज करने का काम नहीं करता है, जैसी आ रही है ना, प्लेन मिरर का काम ये नहीं है। अगर पैरेलल आ रही है, ऐसे आ रही है तो ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे जा रही है तो ऐसे चली जाएगी, है ना। अब तुम बोलोगे कि सर नहीं, उसमें ऐसे भी तो हो सकता है, कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ऐसे रे आती तो भी ऐसे जाती है, तो भाई उसमें ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इंसिडेंट है। तो अगर तुम खुद सोचो, अरे भाई रख के देख लो तुम, तो भाई अगर यहाँ मान लो मैंने प्लेन मिरर रख दिया सपोज, तो ये रे इस पर आएगी, फिर टकराएगी, तो टकरा के वापस ऐसे ही जानी चाहिए, लेकिन रेज तो ऐसे नहीं कर रही, इसका मतलब प्लेन मिरर तो नहीं हो सकता। अब अगर मैंने कनकेव रखा तो कनकेव में तो क्या होती है? नीचे की तरफ जाती है, ये भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कन्वेक्स मिरर रख देता हूं यहाँ पर, तो ये क्या होगी? यहां से रिफ्लेक्ट पीछे हो सकते हैं, डाइवर्ज हो रही है ना रिफ्लेक्टेड रे,
तो रिफ्लेक्टेड रे अगर डाइवर्ज हो रही है तो कौन सा मिरर हो सकता है? कन्वेक्स मिरर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन, कन्वेक्स मिरर। अब इसमें बोला गया इफ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज 5, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज 5, तो मैग्निफिकेशन बेसिकली होता है एच आई, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस बी डिवाइडेड बाय यू। तो इमेज की हाइट और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, तो इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट अगर दी हुई है तो यहां पर m5 है, m5 है, इसका मतलब 5 इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। ये तभी आया होगा, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होनी चाहिए भाई, तभी होगा। हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है भाई, m अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, अगर m 1 से छोटा है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से कम है ना। तो यहां पर मैग्नीफाइड है ना, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, बी दिया हुआ है एच ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन एच, और सी और डी तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे 10 के 10 क्वेश्चन डीपीपी नंबर 4 के 5.5 लेक्चर पर जो बेस्ड थी। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आए होंगी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के सॉल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।